हाँ जी, कैसे हो दोस्तों। गुड इवनिंग। आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, मस्त है। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी प्रकार आप अपने गंतव्य स्थान की ओर अग्रसर हों। बहुत समय हो गया, तो इसी प्रकार खुश रहिए और आगे बढ़ते रहिए। हम बात कर रहे थे अधिगम के टॉपिक के बारे में। अधिगम कहा किसे जाता है और अधिगम के बारे में किस मनोवैज्ञानिक ने कौन सा बात कही थी, कौन सी परिभाषा दी थी, इसके बारे में हम देखा था। तो अधिगम सामान्य सी बात है, किसी भी चीज को कोई व्यक्ति जब सीखता है तो उसे अधिगम कहा जाता है, जिसे इंग्लिश में लर्निंग के नाम से जाना जाता है। ये हमारा एक जर्मन शब्द है, लर्नन से लिया गया है। इसके बाद हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं हैं, विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसके प्रकार बताए थे। रॉबर्ट गेने ने सबसे ज्यादा इसके प्रकार बताए, 8 प्रकार बताए थे। संकेत है, उद्दीपक अनुक्रिया है, श्रृंखला, अधिगम है, विभेदीकरण है, नियम है, समस्या समाधान है। इस प्रकार उनके द्वारा 8 सबसे ज्यादा जो प्रकार थे वो बताए गए थे। इन्होंने एक श्रृंखला के माध्यम से इन्हें बताया था। इसके बाद हम देख रहे थे कि जो उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, यानी अधिगम के सिद्धांत है, वो कौन कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा प्रस्तुत किए गए थे। इसमें हमने कल तक 2 सिद्धांतों के बारे में चर्चा की थी। पहले हमने देखा था उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक है, अमेरिका के निवासी थे, व्यवहारवादी थे। 1913 में इनके द्वारा एक भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया गया था और इस बिल्ली ने विभिन्न प्रकार के प्रयास किए, इसे असफलता में सफलता मिली थी। तो यह पहला सिद्धांत पूछा जाएगा कि उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रतिपादन कौन थे। तो थॉर्नडाइक है, अमेरिका के निवासी थे, व्यवहारवादी की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद हमने दूसरा देखा था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है या अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है। इसे इंग्लिश में कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इसके प्रतिपादक की अगर बात करते हैं तो रूसी निवासी पावलोव है, उनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था। इन्होंने यह सिद्धांत 1904 में दिया। 1904 में पावलोव के द्वारा अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया था। ये भी रूस के निवासी, और ये अगर बात करते हैं किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक थे, व्यवहारवादी थे। ये भी क्या है, व्यवहार में विश्वास रखने वाले थे। ये ऐसा नहीं कहते कि बच्चा जो होता है वो वंशानुक्रम से सीखता है। ये कहते हैं जिस परिवेश वातावरण में जो बालक होता है वो उसी के अनुरूप सीखता है। तो रूसी अर्थशास्त्री थे, रूसी, इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इन्हें क्या है, नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कौन से क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। इनके द्वारा जो प्रयोग था वो किसके ऊपर किया गया था, इन्होंने अपना जो प्रयोग था वो एक कुत्ते का प्रयोग किया था। कुत्ता क्या है, एक कमरे में बंद कर दिया था, बाहर घंटी लगी थी और ये घंटी बजाते और क्या भोजन देने के लिए आते। इस प्रकार क्या है, घंटी और भोजन के प्रति जो कुत्ता क्या लार टपकाता था, तो उससे क्या है एक सिद्धांत निकलते हैं कि 2 चीजों में क्या है अनुबंधन स्थापित हो गया। इसे इसलिए इसे कंडीशन रिस्पॉन्स थ्योरी के नाम से जाना गया था। तो इसके सिद्धांत के प्रतिपादक कौन से थे, पावलोव थे। ये 2 सिद्धांत हमने पढ़े थे। आज हम इससे अगला सिद्धांत पढ़ेंगे, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। कौन सा है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, या इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सी है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है। और तीसरा इसका एक और नाम निकल कर आता है जिसे कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत है। तो पहला इसका नाम क्या है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है या कार्यात्मक अनुबंधन सिद्धांत है, या इसे अगर हम बात करते हैं क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो आज हम तीसरा सिद्धांत पढ़ेंगे। कौन सा आता है, सक्रिय अनुबंधन, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, या इसे क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन सिद्धांत भी कहा जाता है या कार्यात्मक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इस सिद्धांत के प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं वो कौन से आते हैं, स्किनर। स्किनर के द्वारा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। कौन से थे, स्किनर है, इनके द्वारा यह सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। इसकी अगर हम बात करते हैं, इंग्लिश में नाम आता है ऑपरेट कंडीशन थ्योरी। ऑपरेट मींस क्या है, ऑपरेट करेंगे किसी चीज को, कंडीशन थ्योरी है, यानी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत को इंग्लिश में एक ही नाम दिया होगा जिसे ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। OPRENT कंडीशन, CONDITION कंडीशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसके प्रवर्तक की अगर हम बात करते हैं कौन से हैं, स्किनर है। प्रवर्तक कौन है, स्किनर है। यानी पूछ लिया जाए कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत या ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, किसके द्वारा बताई गई थी,
तो ये हमारे स्किनर नाम के एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा यह प्रस्तुत की गई थी। और यह इन्होंने कब प्रस्तुत की थी? 1938 में। इनके द्वारा क्या है, 2 बार इसका प्रयोग किया गया था। 1938 में इनके द्वारा क्या है, यह सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, क्रिया प्रस्तुत सिद्धांत है, या करात्मक अनुबंधन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था स्किनर के द्वारा 1938 में है। और यह निवासी की बात करते हैं कि कहाँ के निवासी थे, कहाँ के रहने वाले थे। तो ये निवासी अपने क्या थे, अमेरिका के थे। और ये क्या थे, व्यवहारवादी थे, व्यवहारवादी। अब तक हमने जितने भी पढ़े हैं वो सारे किस में आते हैं, व्यवहारवादी की श्रेणी में आते हैं। यानी जो मनोवैज्ञानिक आज तक हमने 3 पढ़े। एक तो हमने क्या पढ़ा था, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत है, वो कौन से थे, थॉर्नडाइक थे, वो किस प्रकार के थे, व्यवहारवादी थे। दूसरा हमने देखा था अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत है, जिसके प्रवर्तक पावलोव थे, वो भी किस प्रकार के थे, व्यवहारवादी थे। अब तीसरा पढ़ रहे हैं कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, इसके प्रवर्तक कौन से हैं, स्किनर है। इनके द्वारा 1938 में प्रयोग किया और यह सिद्धांत प्रतिपादन किया। अमेरिका के निवासी थे और किस प्रकार के थे, व्यवहारवादी थे। यानी वंश पर यह ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। ये कहते हैं कि जिस परिवेश, जिस वातावरण में जो कोई रहता है वो उसी के अनुरूप आगे बढ़ता है। तो उन्होंने अपना प्रयोग है 2 जानवरों पर किया था। एक तो क्या था, चूहे पर किया था। चूहे पर इनके द्वारा प्रयोग 1938 में किया गया था। और दूसरा था कबूतर पर। दूसरा कौन सा कबूतर है, कबूतर है। कबूतर पर 1943 है, 1943 में स्किनर के द्वारा कबूतर पर प्रयोग किया गया था और इस सिद्धांत का नाम रखा था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। इससे पहले इनके द्वारा 1938 में चूहे के ऊपर प्रयोग किया और इस सिद्धांत का पहले ही नाम प्रतिपादन कर दिया था, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। यानी यह कहते हैं, स्किनर किस बात की ओर प्रेरित है, जो थॉर्नडाइक थे वो तो बताते हैं कि व्यक्ति जब उसके सामने उद्दीपक होता है तो अनुक्रिया करता है। जब स्किनर बात करते हैं, स्किनर कहते हैं कि व्यक्ति अगर क्रिया करेगा तब उसको उद्दीपक की प्राप्ति होगी। यानी यह थॉर्नडाइक के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के स्टिमुलेंस रिस्पांस थ्योरी को आरएस में बदल देते हैं, यानी उसको परिवर्तन कर देते हैं। उद्दीपक अनुक्रिया के सिद्धांत को ये चेंज करते हैं और क्या कहते हैं, अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है। यानी एस आर थ्योरी को आर एस थ्योरी में बदल देते हैं। यानी कोई व्यक्ति है अगर पहले वह कार्य करेगा तभी तो उसको किसी उद्दीपक की प्राप्ति होगी, यह ये बात कहते हैं। तो इन्होंने किस प्रकार प्रयोग किया, किस प्रकार बताया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो मेरी जो मोस्टली क्लास है 4-5 जो है जिनके लिए मैं मना रहा हूं वो देखते हैं, ज्यादा कोई नहीं देखता है। तो उन्हीं के समझ में आए क्योंकि उन्होंने इच्छा के अनुरूप कहा है कि हमें ये टॉपिक बताया जाए, तो मैं उनसे संबंधित का ये चर्चा करता हूं क्योंकि उन्हें इस सब्जेक्ट की जरूरत है। 1-2 क्लास में ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर 1 यूनिट और बची है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, फिर नया सब्जेक्ट लाएंगे। और 4-5 है जिनके द्वारा मुझे कहा गया था कि ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो मैं वैसे तो क्या है उनके पास बढ़ा नहीं सकता, तो एक साथ मैं क्या यहाँ पर डाल रहा हूं, तो उनको जरूरत है वो देख लेते हैं और इससे समझ लेते हैं, क्योंकि उनको क्वेश्चन निकालने होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन पकड़ में नहीं आते हैं, अगर एक बार थ्योरी देख लेंगे तो वो क्या है क्वेश्चन निकाल लेते हैं। तो ये उन विशेष बच्चों के लिए जिन्होंने मुझे कहा है कि ये टॉपिक ऐसे डाले जाए, तो मैं उनके लिए डाल रहा हूं। तो हमने 2 सिद्धांत पढ़े थे, तीसरा कौन सा आता है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, जिसके प्रतिपादक स्किनर थे। इनके द्वारा 1938 में चूहे पर प्रयोग किया। किस प्रकार इनके द्वारा प्रयोग किया गया वो हम देखते हैं। तो ये कबूतर वाला तो बाद में पढ़ेंगे, पहले क्या चूहे वाला देखते हैं। एक क्या चूहा था, एक क्या था, चूहा है। चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया गया, एक ये बॉक्स बनाया था इस प्रकार, चूहे को इस प्रकार के एक बॉक्स में बंद कर दिया। ये इस प्रकार का एक बॉक्स था, जालीनुमा बॉक्स होता है चूहे के लिए। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पर चूहा है, इस प्रकार चूहा बैठा है, इतना इसकी पूंछ है, तो इस प्रकार ये चूहा बैठा है। स्किनर है, स्किनर के द्वारा इस बॉक्स का नाम क्या रखा गया था, स्किनर बॉक्स है, स्किनर बॉक्स का नाम दिया था। यानी स्किनर के द्वारा यह बनाया गया था, इसे स्किनर बॉक्स के नाम से प्रतिपादन किया गया था। तो स्किनर ने एक चूहे पर प्रयोग किया, चूहे को एक पिंजरे में बंद कर दिया। चूहे को क्या किया था, एक पिंजरे में बंद कर दिया गया था, जिसका नाम था स्किनर बॉक्स है। और इस चूहे को जैसे स्किनर ने इस बॉक्स में बंद किया तो चूहा है इधर उधर फुदकने लगा, इधर उधर क्या उछाल करने लगा, इधर कभी इधर उछला कभी उधर उछला, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, उछलने लगा। चूहे को जैसे ही स्किनर ने अपने बॉक्स में बंद किया तो चूहे ने क्या है, उछल खुद स्टार्ट कर दी बॉक्स के अंदर।
जैसे ही उसने उछल कूद स्टार्ट की, यहां पर एक छोटा सा गेट था, स्किनर बॉक्स की यहाँ क्या छोटा सा गेट था, और यहाँ क्या थे, कोई खाने का टुकड़ा था, इधर खाने का टुकड़ा था, एक से बॉक्स नली लगा रखी थी। तो चूहे को स्किनर ने बॉक्स में बंद किया, जिसका नाम क्या था, स्किनर बॉक्स था। चूहे ने जैसे ही बॉक्स में बंद किया, चूहा टिकता नहीं, उछल कूद करना स्टार्ट कर दिया, कभी इधर जाता, कभी इधर आता, कभी इधर जाता, कभी इधर आता, बार बार वह बॉक्स के अंदर रोटेशन प्रणाली अपना रखी थी, इधर उधर क्या है परिभ्रमण कर रहा था, लगातार परिक्रमा कर रहा था। तो एक बार उसका जो पैर था वो यहां पर जो गेट लगा हुआ है, उस गेट के ऊपर जो गेट खुलने वाला पॉइंट था उसके ऊपर लग गया। एक बार वो उसका पैर क्या है इस गेट के खुलने वाले पॉइंट पर लग गया, बाहर से थोड़ी सी घंटी बजी और खाने के लिए जो टुकड़ा रखा हुआ था वो अंदर आ गया। इसके चूहे के मुंह में वो क्या है टुकड़ा आ गया। तो चूहे को पता चल गया कि अगर मैं यहां कहीं किसी पॉइंट को दबाऊंगा तो मेरे को क्या खाने के लिए कुछ चीज मिलेगी। तो जैसे ही उसने फिर दोबारा किया, उसी श्रेणी में जाकर उसी पॉइंट को ऊपर दबाया, यानी उस जो पॉइंट बनाया हुआ था जहां से गेट खुद रहा था उसको फिर दबाया, फिर वो टुकड़ा उसके पास है, फिर दबाया, फिर टुकड़ा उसके पास आ गया। तो इसमें स्किनर कहते हैं कि चूहे ने बार बार प्रयास किया, यानी बार बार उसने क्या अनुक्रिया की। क्यों, सारे बॉक्स में घूम रहा, थकान तो आ रही थी उसको, लेकिन सारे बॉक्स में उछल कूद कर रहा था। लेकिन उछल कूद करते करते उसे अंत में एक ऐसा पॉइंट हासिल हुआ जहां से उसको क्या है जो उद्दीपक था उसकी प्राप्ति हुई, यानी खाने की प्राप्ति हुई। तो इसलिए स्किनर कहते हैं ये सिद्धांत क्या निकलता है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। यदि कोई व्यक्ति सक्रिय रहकर कार्य करेगा तो उसे क्या उद्दीपक की प्राप्ति होगी। क्यों, चूहा था ये सक्रिय था, बार बार उछल कूद कर रहा था, इधर उधर जा रहा था, तो उसे क्या एक पॉइंट ऐसा मिल गया जहां उसने दबाया, उसको क्या खाने के लिए जो जो स्किनर ने रखा यानी रोटी का टुकड़ा या जो भी रखा था वो उसको क्या है प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार ये था, चूहा था, स्किनर बॉक्स था, उछल कूद कर रहा था, उछल कूद कर रहा था, बार बार इधर उधर जा रहा था, और अंत में उसे क्या है भोजन की प्राप्ति हुई, भोजन की प्राप्ति हुई। तो स्किनर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति है वो सोचता है कि मेरे सामने उद्दीपक होगा तभी मैं अनुक्रिया करूंगा, तो ऐसा क्या है फायदेमंद नहीं, नुकसानदायक है। स्किनर कहते हैं कि व्यक्ति को लगातार प्रयत्न करते रहना चाहिए, लगातार उसको क्रिया करते रहना चाहिए, चाहे कुछ भी करे, निठल्ला ना बैठे। कोई भी जो व्यक्ति है उसको सक्रिय रूप से निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए, निरंतर क्या है प्रयास करते रहना चाहिए। उसको प्रयास करते रहने के बाद में अंत में एक परिणाम मिलता है जिसे उद्दीपक कहा जाता है। जबकि थॉर्नडाइक इसका बिल्कुल उल्टा बताते हैं। थॉर्नडाइक कहते हैं कि व्यक्ति के सामने यदि उद्दीपक होगा तो वह अनुक्रिया करेगा, उसके सामने अगर कोई स्रोत होगा, कोई जरिया होगा कि ये वैकेंसी आ रही, ये इस प्रकार का कोई जो नया है, अगर आप इतने किलोमीटर चलोगे तो आप वहां पर ये खाने को मिलेगा, तो आपके सामने यदि उद्दीपक होगा तभी अनुक्रिया करोगे। लेकिन स्किनर इसका बिल्कुल उल्टा बताते हैं कि व्यक्ति को लगातार क्रिया करते रहना चाहिए, क्या पता कब उसको उद्दीपक की प्राप्ति हो जाए। जिस प्रकार चूहे को उछल कूद करते उसे पता नहीं था पहले, तो वो ऐसे मजाक मजाक में क्या उछल कूद कर रहा था, उसे इंटरेस्ट आ रहा था, कूद कर रहा था, लेकिन एक पॉइंट पे उसे जैसे ही भोजन मिला तो उसे पता चल गया कि हमें क्या उद्दीपक की प्राप्ति हुई है, मुझे भोजन मिला है। तो ये स्किनर कहते हैं कि व्यक्ति को लगातार प्रयास करते रहना चाहिए, लगातार सक्रिय रहना चाहिए और क्रिया करते रहना चाहिए, क्या पता कहां पर कुछ प्राप्त हो जाए। तो ये क्या है, स्किनर कहते हैं क्रिया को ज्यादा महत्व देते हैं, इसलिए इस सिद्धांत का नाम क्या निकलता है, सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है, या इसे क्रिया सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत कहा जाता है। तो चूहा पर प्रयोग किया था 1938 में। इसके बाद में इनके द्वारा 1943 में कबूतर पर प्रयोग किया गया था। कबूतर को एक बॉक्स में रखा था, जिसे कबूतर बॉक्स के नाम दिया गया था। एक बॉक्स बनाया था जिसमें कबूतर जिस प्रकार पिंजरे में होते हैं उस प्रकार वो बॉक्स बनाया गया था, और उसमें कबूतर को पिंजरे में बंद कर दिया गया था। कबूतर वही पिंजरे में उसने इसे उधर उधर क्या घुमा, जैसे ही वहां पर एक नली छोटी सी ऊपर लगा दी थी, कबूतर ने उस पॉइंट पर, ये तो नीचे की तरफ है वो ऊपर की तरफ था, कबूतर ने क्या जैसे उसको टच किया अपनी चोंच मारी, जैसे उसने क्या चोंच मारी तो ऊपर से क्या उसके मुंह में दाना आ गया। फिर उसने दोबारा फिर गया, इधर उधर घूमता फिरता, फिर दोबारा गया, फिर उसने चोंच मारी, फिर दोबारा चोंच मारी तो उसके मुंह में फिर दाना आ गया। इस प्रकार कबूतर के द्वारा भी इसका प्रयोग किया गया था। तो पूछ लिया जाता है कि स्किनर के द्वारा सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है वो कौन से जानवरों पर प्रयोग किया गया था।
सॉरी, तो एक तो कौन सा आता है, चूहा था, और दूसरा कौन सा आता है, कबूतर था। चूहे पर इनके द्वारा प्रथम बार प्रयोग किया गया था और दूसरी बार में इन्होंने क्या है, कबूतर पर प्रयोग किया था। तो स्किनर मुख्य रूप से इस सिद्धांत में यह बताते हैं कि व्यक्ति को लगातार क्रिया करते रहना चाहिए, इसे निठल्ले नहीं बैठना चाहिए, व्यक्ति को लगातार क्रिया करते रहना चाहिए तथा क्रिया करने के तुरंत बाद जो बालक है या कोई भी जो है उसको तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। जैसा ये चूहा था, चूहा बार बार प्रयास कर रहा था, अगर उसे भोजन का टुकड़ा नहीं मिलता तो वो प्रयत्न थोड़ी करता। तो स्किनर कहते हैं कि व्यक्ति को लगातार क्रिया करते रहना चाहिए और जब जो कोई भी क्रिया कर रहा है उसको तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए, उसे तुरंत शाबाशी हो या डांटने की बात है तुरंत उसे देना चाहिए, क्योंकि पुनर्बलन की जो क्रिया होती है वो किसी कार्य को क्या है, तेज कर देती है। पुनर्बलन की क्रिया व्यक्ति के द्वारा कोई जो कार्य किया जाता है उसकी स्पीड को तेज कर देती है, क्रिया की गति को तीव्रता ला देती है। जैसे स्किनर क्या कहना चाहते हैं, स्किनर बताते हैं कि यदि हमारे आस पड़ोस परिवेश में कोई बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा कक्ष में प्रथम आया, कक्ष में क्या प्रथम आया, अपने अनुकूलित परसेंट से ज्यादा परसेंट ले आया, आज थी कि वो 70% लाएगा लेकिन उसने 85% नंबर हासिल कर लिए। बच्चा घर पर आया, पापा मैंने इतने अंक हासिल किए, पापा क्या कोई रिस्पॉन्स नहीं देते किसी पर, चलो ठीक है, क्यों गांव में देहाती जो होते हैं वैसे कि चलो कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, क्यों उन्हें पता नहीं रहता है तो बच्चा क्या ज्यादा मोटिवेट नहीं होता है, उसकी खुशी ज्यादा नहीं होती। एक बच्चा था, पापा मैं 85% लाया, तो पापा कहते मैं तेरे को ये चीज ला के दूंगा, तो बच्चा अगली बार फिर और तेज से पढ़ता है और फिर 85 से 90% तक के नंबर दे आता है। तो स्किनर कहते हैं कि जो भी कोई क्रिया करता है उस व्यक्ति को तुरंत पुनरावृत्त कर देना चाहिए, जिससे उसकी कार्य करने की शक्ति, जो कार्य करने की गति है उसमें तीव्रता और आ जाए। जैसे स्किनर ने बॉक्स में चूहे को बंद किया था, उसके तुरंत बाद उसे जो एक टुकड़ा मिला था, भोजन का टुकड़ा मिल गया था, तो वह पुनरावृत्त हो गया, उसने फिर स्पीड से गया, उसी पॉइंट पर गया, फिर दबाया, फिर गया, क्यों, उसको पॉइंट का पता चल गया था और उसे पता था यहां से भोजन मिलेगा, तो उसकी तीव्रता क्या तेज हो गई। पहले शुरुआत में गया था तो उसे पता नहीं था, ऐसे उछल कूद कर रहा था, लेकिन जैसे उसे उस चीज का पता कि यहां से मुझे क्या पुनर्बलन मिलेगा, मुझे भोजन मिलेगा, तो उसने अपनी स्पीड को बढ़ा दिया। तो स्किनर कहते हैं कि व्यक्ति जो भी कोई कार्य करता है उसको तुरंत पुनरावृत्त करना चाहिए, तुरंत उसे मोटिवेट करना चाहिए, उसको उसकी जो हौसला है वो बढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो ये स्किनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत, क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांत है, और इसे अगर हम बात करते हैं ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी के नाम से जाना जाता है। यह इनके द्वारा 1938 में दिया था, सर्वप्रथम इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था और दूसरी बार कबूतर पर है, ज्यादा चूहे से प्रयोग से पूछे जाते हैं। और ये किस प्रकार के अमेरिका के निवासी थे और व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में आते हैं। इसके बाद इस सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है कि इसके पीछे शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, शिक्षा का क्या क्या प्रकार थे, यानी शिक्षा में इसको लेकर हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। शैक्षिक निहितार्थ है, यानी शिक्षा के क्षेत्र में इस जो मॉडल था, यह सिद्धांत था, इससे हम किस प्रकार सहयोग ले सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में अगर पहली बात करते हैं तो पहला जो पॉइंट आता है कि इस सिद्धांत के द्वारा, यानी सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, इस सिद्धांत के द्वारा वांछित क्रियाओं के पुनर्बलन से, ठीक है, जो बालक अच्छे काम करता है उनकी क्रियाओं के पुनर्बलन से बच्चों में क्या आता है, प्रोत्साहन आता है। वांछित क्रियाओं के करने से बालकों को यदि हम पुनर्बलन करते हैं तो उसे प्रोत्साहन मिलता है और उनका व्यवहार क्या है, उचित प्रकार बना रहता है। जैसे हमने अभी उदाहरण की बात की, बच्चे बढ़िया परसेंट लेकर आते हैं, अच्छा काम करते हैं तो उन्हें पुनर्वृत्त करते हैं, माता पिता अच्छा काम किया तो बच्चे में क्या व्यवहार में अच्छा परिवर्तन आता है। कोई बालक है वो कहीं पर क्या समाज सेवा का कार्य करता है, इधर उधर गया और कहीं उसने गाय या जो भी कोई जानवर था उसको क्या ग्रस्त देखा और उसका सहयोग किया और फिर बताया पापा मैंने आज ऐसा किया, तो माँ बाप कहते हैं बिल्कुल बहुत अच्छा काम किया, ऐसे करते रहा करो। तो उससे क्या है, बच्चे को एक मोटिवेशन मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है और वो क्या है, उसका व्यवहार अच्छा तरीके से क्या है ऊपर की ओर अग्रसर होता है। तो इसमें स्किनर कहते हैं कि इसके द्वारा हम शिक्षा में क्या, किसी भी व्यक्ति को यदि वांछित अनुक्रियाओं पर, अच्छी क्रियाओं पर पुनर्वलित करते हैं तो उसके व्यवहार में अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है, शिक्षा के क्षेत्र में इसका प्रयोग किस प्रकार है, व्यवहार में वांछित परिवर्तन आता है। दूसरा स्किनर कहते हैं
कि बालक को सकारात्मक या नकारात्मक जो पुनर्बलन हमें देना हो वो तुरंत देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे का रिजल्ट आज है, उसने कहा आज हमें आकर बताया कि मेरे इतने % नंबर आए और हम उसको कहें 3 दिन बाद करें वाह क्या बात है। तो बच्चे को अगर किसी भी प्रकार का हमें पुनर्बलन देना है, उसका कॉन्फिडेंस की अफजाई करनी है, चाहे उचित हो चाहे अनुचित हो, तो उसे तुरंत देना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे पुनर्बलन में समय निकलता है वैसे भी उसकी दर क्या है, कम हो जाती है। तो इसमें क्या है, नकारात्मक हो या अपरात्मक हो, किसी प्रकार का हो, नकारात्मक हो अपरात्मक यानी सकारात्मक हो, दोनों में से किसी भी प्रकार का पुनर्बलन हो बच्चे को तुरंत देना चाहिए। यदि सकारात्मक है तो उसे क्या है, लो उसका कॉन्फिडेंस हाई हो। यदि दूसरी प्रकार देखिए, कोई बच्चा क्या है, लड़ झगड़ कर आ गया, लड़ झगड़ कर कहीं पर आया, पड़ोस वाले अपने पास बताने के लिए आए, पड़ोस वाले क्या है उसकी कंप्लेन लेकर आए कि आपके बच्चे ने इस प्रकार का व्यवहार किया, ये वहां पर इस प्रकार लड़ाई करा तो उसको पीट कर आए। तो बच्चे को जैसे ही घर पर आकर उन पड़ोसियों ने बताया, हमने बच्चे को कुछ नहीं कहा, चलो उनको कह दिया चलो कोई बच्चे को समझाएंगे, लेकिन हमने बच्चे से उस बात को लेकर किसी भी प्रकार की कोई बातचीत नहीं की, उस टॉपिक पर कोई चर्चा नहीं की। तो बच्चे को क्या लगेगा पापा तो कुछ नहीं कहेंगे, वो फिर अगली बार फिर पीट कर आएगा, दोबारा फिर पीट कर आएगा। इस प्रकार उसके व्यवहार में एक परिवर्तन आ जाएगा, पापा तो मुझे कुछ कहेंगे, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं जिस प्रकार से करूंगा वो मेरी क्या है, एक स्वैच्छिक इच्छा है। लेकिन स्किनर कहते हैं कि किसी भी प्रकार का पुनर्बलन हो तुरंत उसे क्या है करना चाहिए। जैसे ही पड़ोसियों ने हमें आकर कहा कि आपके बच्चे ने पिटाई कर है, तो उसको बुलाएंगे कि हाँ तूने क्या किया, अगर सही पाएगा तो उसे डांटेंगे, फटकारेंगे, जो भी हमें उचित प्रक्रिया लगे वो तुरंत प्रभाव से उसी समय कर डालेंगे, जिससे बच्चे के मन में वहम पैदा हो जाएगा, यदि मैंने दोबारा ऐसा किया तो पिताजी मेरे को मार देंगे। तो इस प्रकार है, किसी भी प्रकार का पुनर्बलन हो, सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक, बच्चे को तुरंत प्रभाव से देना चाहिए। तीसरी पॉइंट ये है। और चौथा पॉइंट इसमें निकलता है कि यह सिद्धांत है सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है, इसमें व्यवहार में अपेक्षाकृत परिवर्तन क्या होता है, अपेक्षाकृत व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है, यानी क्रिया कर कर बच्चे को यदि अधिगम की प्राप्ति होती है तो उसके अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, इसमें जैसे हमने देखा इस सिद्धांत में चूहे को भोजन मिला था, इस सिद्धांत के द्वारा चूहे को भोजन मिलना किस प्रकार का पुनर्बलन था, भोजन मिलना उचित पुनर्बलन था। इस प्रकार अगर दो बच्चे होते हैं, बच्चों को किसी प्रकार की क्रिया करते हैं तो कई बार कहते हैं वाह तूने अच्छा काम किया, प्रशंसा के दो शब्द बोल देते हैं तो क्या उचित पुनर्बलन करने लगता है। तो इसका एक सारांश रूप में निहितार्थ निकलता है कि बच्चे को या कोई भी व्यक्ति है उसको तुरंत पुनर्बलित करना चाहिए, जिससे उसके कॉन्फिडेंस में और ज्यादा वृद्धि हो और वो उचित कार्य करे और उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन देखने को मिले। तो ये क्या था, इसका शिक्षा के क्षेत्र में इसका क्या निहितार्थ था। इसके बाद स्किनर ने 1924 में, स्किनर के द्वारा क्या है 1924 में इसके बारे में पहले भी रिसर्च कर ली गई थी, लेकिन इसका वास्तविक प्रतिपादन 1938 में इनके द्वारा किया गया था। इसके बाद स्किनर आते हैं 1924 में। 1924 में जो प्रक्रियाएं की थी उनको 1954 में एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका नाम था अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। तो स्किनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम था अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। 1954 में स्किनर के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। तो बीएफ स्किनर है, उनके द्वारा 1954 में एक सिद्धांत का नाम दिया गया था जिसका नाम था अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। 1954 है अभिकर्मित अनुदेशन, अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। 1954 में स्किनर के द्वारा एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था जिसका नाम था अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। 1924 पहले इन्होंने देखा, बाद में जैसे इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया तो उन्होंने सीखा कि यदि हम किसी भी बालक को उचित प्रकार से पुनर्बलित करें, उचित प्रकार से मोटिवेट करें तो उसके व्यवहार में वांछित परिवर्तन होगा और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होगा। तो 1954 में ये एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम था अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। इसमें इनके द्वारा कोई भी जो सिलेबस होता है, कोई भी जो प्रक्रिया होती है, इसमें विषय जो होता है, कोई सिलेबस होता है, उसको छोटे छोटे फ्रेमों में बांट दिया जाता है। अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत 1954 में बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। उन्होंने जो विषय था उनके छोटे छोटे भागों में क्या बांट दिया था। बालक यदि एक फ्रेम पढ़ता
एक फ्रेम पढ़ता, उसको उचित प्रकार से समझ लेता तो उसी का दूसरा फ्रेम पढ़ने के लिए कहा जाता था। तो क्या था? अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। ये समझ में आया था? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत के प्रवर्तक स्किनर है। 1938 में इनके द्वारा प्रयोग किया गया था, व्यवहारवादी थे। इनके द्वारा चूहे पर प्रयोग किया गया था और दूसरी बार इन्होंने एक कबूतर पर प्रयोग किया था। अब हम देखते हैं अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है, स्किनर के द्वारा 1954 में यह सिद्धांत दिया गया था। इसमें क्या छोटे छोटे फ्रेम बांट दिए थे, छोटे छोटे क्या है फ्रेम बांट दिए थे। यानी हम देखते हैं कई बार हम सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो मैथमेटिक्स में जो क्लासिकल रिस्पांस थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है, अन्य न्यूमेरिकल एनालिसिस है, ये बहुत हार्ड टॉपिक होते हैं। कैलकुलेशन के बगैर इनको देखा नहीं जाता। अन्य है ये बेसिकली क्या है कैलकुलेशन पर आधारित है। तो अन्य के क्वेश्चन जब करते हैं तो हमारे पास कैलकुलेशन होना चाहिए, कैलकुलेटर से उससे संबंधित होते हैं। तो अगर हम उसको एक सवाल को करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है, लेंथी सवाल होता है। उसमें क्या है जो अकॉर्डिंग टू बेसिक कंसेप्ट के आधार पर इसको निकालना होता है। तो स्किनर कहते हैं यदि हम किसी विषय को छोटे छोटे भागों में बांट लें और उस प्रत्येक छोटे भाग को अर्थपूर्ण समझें और आगे की ओर बढ़े तो व्यक्ति क्या है उसमें उचित प्रकार से सीख सकता है और उसे वांछित जो पुनर्बलन है वो मिल सकता है। इसलिए 1954 में बीएफ स्किनर के द्वारा एक सिद्धांत दिया गया जिसका नाम था अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। इसमें ये कहते हैं कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको छोटे भागों में बांट लो। तो उन्होंने क्या है एक विषय था, जैसे अन्य है न्यूमेरिकल एनालिसिस है, मैथ का है, या अपने सब्जेक्ट कोई जो आपको हार्ड लगता है उसको इन्होंने दो भागों में बांट लिया, दो भागों में बांट लिया। एक टॉपिक था, अन्य का कोई क्वेश्चन था, कंसेप्ट क्वेश्चन था, तो उसको क्या इसने दो भागों में बांट लिया कि पहला तो इसका बेसिक बताइए और फिर इसका हार्ड रूप बताइए। वो भी समझ में नहीं आया तो फिर इसको क्या है दो भाग में बांट ले। इस प्रकार ये क्या है छोटे छोटे फ्रेमों में बांट लेते हैं। कोई भी जो सब्जेक्ट होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। यदि बालक पहले भाग को कर लेता है तो उसको दूसरे भाग की ओर अग्रसर होने के लिए कहा जाता है। जैसे हम बात करते हैं कि ये एक पार्ट था और ये एक पार्ट है, ये एक पार्ट है। इस प्रकार विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे पार्ट बनाए गए हैं। बच्चा है, छोटा बालक है, छोटे बालकों से उदाहरण के तौर पर लेते हैं। छोटा बालक है उसको क्या है ये फ्रेम दिए जाते हैं, तो छोटा बालक है इस फ्रेम को उचित प्रकार समझ लेता है। यानी पहला पॉइंट उसने समझ लिया, पढ़ लिया, तो उसके सामने क्या दूसरा फ्रेम अपने आप खुल जाता है, यानी दूसरा पेज अपने आप ऑटोमेटिक खुल जाएगा। उसने दूसरे को समझ लिया, तीसरा खुल जाएगा, तीसरे को समझ लिया, चौथा खुल जाएगा। जब तक वह समझता जाता है ये फ्रेम क्या है खुलते जाते हैं। इसलिए स्किनर इसे क्या देते हैं अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। यानी बच्चा जब तक समझता जाएगा उसके सामने अगला फ्रेम प्रस्तुत होता चला जाएगा और जैसे ही उसको समझ में नहीं आया वो फ्रेम क्या बंद हो जाएगा। यानी जैसे ही उसको क्या है समझ में आ रहा था, पुनर्बलन मिला कि मैंने हाँ ये याद कर लिया, ये पढ़ लिया, ये मेरे समझ में है, तो आगे वाला फिर पढ़ा, फिर आगे वाला पढ़ रहा है, तो उचित पुनर्बलन उसे अपने आप मिल रहा है, तो आगे की ओर बढ़ रहा है। जैसे ही उसको समझ नहीं आया तो उसको कहे नकारात्मक पुनर्विलाप, यानी तुरंत फ्रेम वहां रुक जाएंगे, उससे आगे उसे पढ़ा नहीं जाएगा। तो स्किनर के द्वारा 1954 में सिद्धांत दिया गया था जिसका नाम क्या है अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है। यानी विषय को छोटे छोटे फ्रेमों में बांट दिया गया था और सुई को करने में अगला फ्रेम पुनर्बलन के तौर पर यदि वह बालक सही प्रकार से पढ़ता तो उसका अगला फ्रेम खुल जाता, यदि नहीं पढ़ता तो क्या है वो फ्रेम वहीं रुका रह जाता। दूसरा अगर हम बात करते हैं अभिकर्मित अनुदेशन को शिक्षण मशीन के नाम से भी जाना जाता है। तो बीएफ स्किनर ने 1954 में जो अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत दिया था इसका दूसरा नाम क्या बताया था शिक्षण मशीन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बालक स्वगति से सीखता है। बालक क्या है अपने आप सीख रहा था, ये फ्रेम खुल रहा था, यानी मशीन के तौर पर ये कार्य कर रहा था। एक पॉइंट पढ़ रहा था, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अपने आप क्या जैसे ऑटोमेटिक मशीन खुलती जाती है चलती जाती है वैसे चल रहा था। इसलिए इसे मशीन का स्वचालित मशीन के नाम की संज्ञा दी जाती है। और इसके बारे में बात करते हैं, एक बार एक फ्रेम प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, एक बार में एक फ्रेम प्रस्तुत किया गया, पहला फ्रेम उसके सामने प्रस्तुत किया, बालक के सामने है, फिर उसने वह समझ लिया, फिर उसने समझ लिया तो दूसरा किया जाता है। इसलिए लगातार उसके सामने क्या फ्रेम प्रस्तुत हो रही हैं, लेकिन यह जो प्रक्रिया होती है एक शिक्षक के कंट्रोल में रहती है। एक जो शिक्षक होता है अपना कक्षा का एक टीचर होता है, उसके कंट्रोल में रहती है कि बच्चा कहां तक सीख रहा है, कहां तक फ्रेमों का निरीक्षण कर रहा है और उचित प्रकार से उत्तर देते जा रहा है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया किसकी होती है एक शिक्षक के अंडर में चलती है।
इसके बाद में क्या है, अभिकर्मक अनुदेशन के पद है, यानी जो हम अभिकर्मण की ये प्रक्रिया सीख रहे हैं, अभिकर्मण से हम सीख रहे हैं, इसके पद क्या क्या है, इसकी क्या है पद है, वो कौन कौन से मुख्य पद के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहला क्या है, उद्दीपक होगा, यानी व्यक्ति के सामने क्या उद्दीपक होगा, ये फ्रेम पड़ा था, व्यक्ति के सामने फ्रेम प्रस्तुत किया तो उसके सामने उद्दीपक होगा, इसको देखकर उसने अनुक्रिया की, यानी अनुक्रिया कर रहा था और बाद में उसे पुनर्बलन मिल रहा था। यानी इसके मुख्य मुख्य पॉइंट कौन से हैं, उद्दीपक, अनुक्रिया है और कौन सा आता है, पुनर्बलन है। तो अगर पूछा जाए अभिकर्मक अनुदेशन सिद्धांत के अगर बात करते हैं कि मुख्य पद कौन कौन से, हमने तीन ही चीज देखी, बालक के सामने एक तो फ्रेम था जिसे उद्दीपक कहा जाता है, फ्रेम को देखकर बालक ने पढ़ना स्टार्ट किया जिसे अनुक्रिया कहा जाता है, और जैसे वह फ्रेम को पढ़ लेता उचित प्रकार से उसके सामने अगला फ्रेम खुल जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, पुनर्बलन है। तो मुख्य पॉइंट कौन से आते हैं, उद्दीपक है, अनुक्रिया है, और तीसरा कौन सा आता है, पुनर्बलन है। उद्दीपक, अनुक्रिया और कौन सा है, पुनर्बलन है। अब हम बात करते हैं कि इस उद्दीपक अनुक्रिया अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत थे, इसके कौन कौन से पद है, अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत के जो पद है वो कौन कौन से, इसके कौन कौन से बताए गए थे। तो अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत के पद है, अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत है, के सिद्धांत या पदों के बारे में देख ले, जो क्वेश्चन आता है उसी को अनुरूप देखना पड़ता है। तो अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, यानी इस सिद्धांत में क्या क्या बातें हैं। तो एक तो कौन सा आता है, लघु पदों का सिद्धांत है, यानी इसमें छोटे छोटे पद, तो लघु पदों का सिद्धांत है, पहले छोटा पद आएगा फिर उससे बड़ा आएगा फिर आएगा, यानी जहां तक हम समझ पा रहे हैं तब तक क्या वो खुलते जाते हैं। तो पहला इसमें कौन सा आता है, लघु पदों का सिद्धांत है, कौन सा आता है, लघु पदों का सिद्धांत है। और दूसरा आता है बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत है, यानी हम बाहरी परिवेश में जो हमारे सामने फ्रेम है उससे समझ रहे हैं और आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहला आता है लघु पदों का सिद्धांत है, दूसरा आता है बाह्य अनुक्रिया का सिद्धांत है, तीसरा क्या है, शीघ्र पृष्ठ पोषण का सिद्धांत है, यानी हमें तुरंत प्रभाव से फीडबैक में पृष्ठ पोषण दे रहे हैं, अगर हम सही कर रहे हैं तो अगला फ्रेम खुल रहा है, तो शीघ्र पृष्ठ पोषण का सिद्धांत है। पहला आता है लघु पदों का सिद्धांत है। और अगर बात करते हैं बाह्य क्रिया का सिद्धांत है, शीघ्र पृष्ठ पोषण का सिद्धांत है, और इसमें चौथा आता है स्वगति का सिद्धांत है, ऑटोमेटिक सिस्टम, पहला खोल लिया दूसरा खोल लिया तीसरा, यानी स्वगति से अपने आप समझ, जहां तक समझ में आ रहा है ये फ्रेम अपने आप खुलते जाएंगे। तो ये क्या है, स्वगति का सिद्धांत है। और अगला आता है स्वमूल्यांकन का सिद्धांत है, यानी हमें पता चल गया कि यहाँ तक हम क्या पढ़ रहे हैं, आगे हमारे समझ में नहीं आ रहा तो हम तक यहाँ तक मूल्यांकन कर लेंगे कि हाँ हमें 4% उचित तरीके से आ रहे हैं, हम इनके उत्तर दे दिए और ये फ्रेम खुलते चले जा रहे हैं। तो ये क्या मुख्यतः सिद्धांत आते हैं, अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत है। तो लघु पदों का है, बाह्य क्रिया का है, शीघ्र पृष्ठ पोषण का है, और स्वमूल्यांकन का है, और स्वगति का सिद्धांत है। ये अभिकर्मित अनुदेशन के मुख्यतः सिद्धांत थे, वो बताए गए थे। अब इसके प्रकार आते हैं कि अभिकर्मित अनुदेशन के सिद्धांत के कितने प्रकार हैं। ये अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत है, इसके प्रकार के बारे में पूछता है कि कितने इसके प्रकार हैं। तो ये स्किनर के द्वारा दिया गया था, इसलिए थोड़ी सी यहाँ पर क्या चर्चा कर ले। वो सिद्धांत तो हमारा वहीं पूरा हो गया था, सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है। तो पूछा जाता है अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत के प्रकार कितने हैं, ठीक है। तो अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत के प्रकार है, कितने प्रकार के होते हैं, तो ये मुख्यतः दो है। अभिकर्मित अनुदेशन के प्रकार, पहला तो आता है रेखीय है, दूसरा आता है सांख्य, रेखीय प्रकार है, दूसरा आता है अपना सांख्य, ठीक है। एक तो रेखीय प्रकार आता है और दूसरा कौन सा आता है, सांख्य प्रकार है। यानी इसमें रेखीय प्रकार की अगर हम बात करते हैं तो स्किनर के द्वारा 1954 में दिया गया था, अभी पढ़कर आए, स्किनर ने दिया था 1954 में दिया था। इसमें फ्रेमनुमा संरचना होती है, यानी फ्रेम बने होते हैं, फ्रेमनुमा संरचना होती है, एक फ्रेम पढ़ेंगे दूसरा पढ़ेंगे। तो ये क्या है, अगर पूछा जाएगा रेखीय अभिकर्मित अनुदेशन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो बी एफ स्किनर के द्वारा दिया था, इसलिए इसे स्किनर कहा जाता है, ठीक है। इसकी अगर बात करते हैं तो फ्रेम खुलते जाते हैं और व्यक्ति के आगे की ओर बढ़ता जाता है। दूसरा आता है कि सांख्य अभिकर्मित अनुदेशन है। सांख्य अभिकर्मित अनुदेशन की अगर बात करते हैं तो इसे नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा दिया गया था, इसे क्राउडेरियन कहा जाता है। ये 1960 में नॉर्मन ए क्राउडेरियन, नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा दिया गया था, इसलिए क्राउडेरियन कहा जाता है।
इसका नाम क्या कहलाता है, क्राउडेरियन है। तो सांख्य अभिकर्मक अनुदेशन सिद्धांत 1960 में दिया गया था। इसके प्रवर्तक नॉर्मन ए क्राउडर थे, इसलिए इसे क्राउडेरियन कहा जाता है। इसमें क्या होते हैं, छोटे फ्रेम होते हैं रेखीय में, जबकि सांख्य की बात करते हैं तो बड़े फ्रेम होते हैं और 4 विकल्पों के रूप में क्या है, बनाए जाते हैं। बड़े फ्रेम होते हैं, 4 विकल्प के रूप में होते हैं। त्रुटियां होने की थोड़ी संभावना होती है। इसमें क्या, त्रुटियों की संभावना क्या होती है, थोड़ी होती है। तो सांख्य अनुबंधन के प्रतिपादक थे 1960 में नॉर्मन ए क्राउडर है, इसे क्राउडेरियन कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, आंशिक रूप से सांख्य है, ऑप्शन दिए होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के 4 प्रकार के संरचनाएं होती है, इसके अनुरूप इसमें क्या पूछे जाते हैं। तो इसमें आंशिक संभावना होती है। ये 2 प्रकार के थे। इसके बाद पूछा जाता है कि यह रेखीय अभिकर्मक अनुदेशन कौन से बालकों के लिए उपयोग किया जाता है। तो सामान्य जो बालक होते हैं, यानी सामान्य से माइंड के बालक होते हैं, तो उनके छोटे छोटे फ्रेम प्रस्तुत किए जाते हैं। तो सामान्य बालकों के लिए रेखीय अभिकर्मक अनुदेशन प्रस्तुत किया जाता है। जबकि अगर पूछा जाएगा कि किसी भी प्रकार के बालक जो प्रतिभाशाली जो बालक है, यानी हाइर, जिनका माइंड है ज्यादा है, 140 से अधिक जिनकी बुद्धि लब्धि है, वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में आते हैं। और उनके माइंड के मापने के लिए किस प्रकार का प्रयोग किया जाता है, तो सांख्य अभिकर्मक अनुदेशन का प्रयोग किया जाता है। और इसका अगर ज्यादा प्रयोग करते हैं तो निदान व उपचार के समस्या में किया जाता है। कोई व्यक्ति है, उसकी किसी प्रकार की समस्या है, तो उसको जानने के लिए निदान व उपचार किया जाता है। इसके बाद तीसरा आता है अवरोह या मैथमेटिक। अवरोह या इसे क्या कहा जाता है, मैथमेटिक्स। तो पहला कौन सा था, रेखीय अभिकर्मक सिद्धांत है, 1954 में स्किनर के द्वारा है। 1960 में अगर पूछा जाए सांख्य है, क्राउडेरियन है, नॉर्मन ए क्राउडर के द्वारा है। तीसरा पूछा जाता है कि अवरोह या मैथमेटिक्स सिद्धांत है, तो गिलफर्ड के द्वारा है। अवरोह या मैथमेटिक अभिकर्मक सिद्धांत है, किसके द्वारा दिया गया था, तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन है गिलफर्ड के द्वारा है। थॉमस ए गिलफर्ड है, 1962 में किया था। इसका प्रतिपादन 1962 में थॉमस ए गिलबर्ट के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1962 में किया था। मैथ के जो संरचनाएं होती है, उनसे संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। इसके बाद का आता है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन है, 1965 के द्वारा कंप्यूटर आधारित अनुदेशन है। चौथा कौन सा पॉइंट आता है, कंप्यूटर आधारित अनुदेशन है, जिसकी अगर हम बात करते हैं यह 1965 में आया था। इसकी अगर हम बात करते हैं लॉरेंस स्टार्लो व डेनियल डेविस के द्वारा इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। कौन से आते हैं, लॉरेंस स्टार्लो व डेनियल डेनिस के द्वारा अपना जो कौन सा है कंप्यूटर आधारित अभिकर्मक अनुदेशन है, इसके बारे में चर्चा की गई थी। तो 1954 में स्किनर के द्वारा एक संरचना की थी, अभिकर्मक अनुदेशन के नाम से जाना जाता है। और यह फिर आगे भागों में डिवाइड हो गया था। अभिकर्मक अनुदेशन को 4 पॉइंट बना दिए गए थे, रेखीय, सांख्य, गणितीय और अगर देखा जाए कंप्यूटर आधारित है। रेखीय की 1954 में बीएफ स्किनर के द्वारा दिया गया था। यह सामान्य बालकों के समस्याओं के निदान के लिए किया जाता है। दूसरा आता है 1960 में है सांख्य अभिकर्मक अनुदेशन है, जिसके प्रतिपादक नॉर्मन ए क्राउडर थे, इन्हें क्राउडेरियन भी कहा जाता है। यह प्रतिभाशाली बालकों की श्रेणी की समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसे निदान में उपचार की समस्याओं में प्रयोग किया जाता है। तीसरा अपना आता है अवरोह या मैथमेटिक्स है, जिसके प्रतिपादक 1962 में नॉर्मन कौन से थे, थॉमस ए गिलफर्ड है, नॉर्मन नहीं थॉमस ए गिलफर्ड, नॉर्मन क्राउडेरियन थे, थॉमस ए गिलफर्ड के द्वारा 1962 में अवरोह या मैथमेटिक्स जो अभिप्रेरित अनुदेशन था उसका प्रयोग किया गया था। और चौथा आता है कंप्यूटर आधारित अनुदेशन है, इसके स्टार्लो है और अगर डेनियल डेविस है। इसके प्रतिपादन की अगर बात करते हैं 1965 में यह आया था और लॉरेंस स्टार्लो व डेनियल डेविस के द्वारा कंप्यूटर अभिकर्मक अनुदेशन के बारे में चर्चा की गई थी और क्या है बताया गया था। तो ये हमारा कौन सा था, तीसरा सिद्धांत था सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत है। एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें स्किनर के द्वारा 1938 में एक चूहे पर प्रयोग किया। चूहे को एक बॉक्स में बंद कर दिया। चूहे ने बॉक्स के एंट्री लेते ही उसमें उछल कूद करना स्टार्ट कर दिया। वहां पर एक पिन पॉइंट था, यानी एक बिंदु ऐसा था जहां पर उसने चूहे ने पैर रखा। पैर रखते वो गेट खुल गया। गेट खुलते ही उसके सामने क्या है, भोजन का थोड़ा सा टुकड़ा उसके मुंह में आ गया। तो इसलिए क्या है, फिर उसने दोबारा वही प्रक्रिया की। फिर दोबारा यही क्रिया, लगातार वह प्रक्रिया करता रहा। उसे मोटिवेट मिलता रहा, पुनर्वलित वह होता गया और अंत में क्या है, उसने अपने कार्य में निपुणता हासिल कर ली। यानी लगातार स्किनर कहते हैं कि व्यक्ति को क्रियाएं करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए, उद्दीपक को देकर नहीं, व्यक्ति को वैसे ही एक्टिव रहना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार की वो क्रिया करे, उसके जीवन में सिद्धांत ये है कि व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए। तो स्किनर कहते
कहते हैं कि क्रिया करते रहना चाहिए, उद्दीपक को देखकर नहीं। अगर व्यक्ति क्रिया करेगा तो उद्दीपक उसके सामने अपने आप सब गति से आ जाता है। तो उसने क्या एक प्रक्रिया की थी और उसके सामने भोजन का टुकड़ा आ गया, इसलिए इस सिद्धांत का नाम निकलता है सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत है, ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी है। 1938 में स्किनर के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादन किया, अमेरिका के निवासी थे। इसके बारे में हमें फिर ये अभिकर्मित अनुदेशन के बारे में बताते हैं। छोटे छोटे फ्रेम होते हैं, उन फ्रेमों को कोई सब्जेक्ट विषय होता है उसको छोटे छोटे भागों में बांट लिया जाता है। फिर ये भाग आगे 4 भागों में डिवाइडेशन हो जाते हैं, रेखीय है, सांख्यिक, अभिकर्मित और दूसरा क्या मैथमेटिक या अवरोह है, या अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर आधारित है। तो यहाँ क्या है, हमने ये सारी चीजें पढ़ी है। तो आज इतना ही, बाकी जो अगला है एक अगला सिद्धांत है उसके बारे में चर्चा अगली क्लास में करेंगे। ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।